फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 11th के रॉक स्टार्स के लिए है। तो फाइनली हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे विच इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। और आज वन शॉट है, मतलब आज के एक इसी वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे साल मैं तुम लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाने वाली हूँ। चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बता रहे हैं कि यार इससे पहले जब तुम लोग क्लास 10th में थे तब भी तुम लोगों ने ज्योग्राफी को पढ़ रखा है ना। एसएसटी में तुमने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रखा है, पर अब तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, क्लास 11th में आ गए हो, तो ज्योग्राफी एक कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि एसएसटी के अंडर तुम लोग सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ रहे हो। अब ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। सेम इज द केस विद ज्योग्राफी, और इसीलिए अब ज्योग्राफी तुम्हारा एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है, जिसके बारे में तुम डिफरेंटली एक प्रॉपर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे। पर ऑफ कोर्स अब तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट है, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी, तो और तुम पहली बार ज्योग्राफी को ऐसे इन डिटेल पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। ठीक है, मान लिया ज्योग्राफी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, पर क्या रीजन है कि हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ें, क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ज्योग्राफी में तुम लोग अर्थ के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे, और हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग भी तो अर्थ में ही रहते हैं ना। तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा बहुत तो अपने सराउंडिंग एरिया के बारे में पता होना चाहिए। हम अर्थ में ही रहते हैं, तो अर्थ के बारे में हमें कुछ कुछ बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। वो कुछ बेसिक चीजें तुम्हें ज्योग्राफी से पता लगेंगी, ठीक है। तो बहुत पहले के टाइम पे जब हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी, मतलब बहुत पहले के टाइम पर जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग नेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट थे। हम लोग प्लांट्स को खा लेते थे, एनिमल्स को हंट कर लेते थे, हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट थे। पर फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा बढ़ा, हम लोग नेचर को समझने लगे। जैसे जैसे हम नेचर को समझने लगे, हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने लग गए, और जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, हम नेचर के साथ एडजस्ट करना भी सीख गए। जैसे आज के टाइम पर अगर हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, घर पे ऑफिस में हीटर चला देते हैं। अगर गर्मी लगती है तो क्या करते हैं, एसी चला देते हैं। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमारे लिए आसान हो गया नेचर के साथ एडजस्ट करना, ठीक है। तो आपको यही चीज यहाँ पर बता रखी है कि अलग अलग एरियाज में आप देखोगे कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, अलग अलग एरियाज का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी अलग होता है ना। जैसे यूएसए की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, डेवलपिंग कंट्रीज की टेक्नोलॉजी अभी वहां तक पहुंची नहीं है, ठीक है। अलग अलग एरियाज में फिजिकल एनवायरनमेंट अलग होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, कल्चरल डेवलपमेंट अलग होता है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी आई एम वेरी श्योर आप लोग इस चीज को भी लेके बहुत क्यूरियस होगे कि दीदी ऐसा क्यों है, अलग अलग एरियाज में ये सब वेरिएशंस क्यों आते हैं। अगर आप इसको भी समझना चाहते हो तो ज्योग्राफी विल हेल्प यू, ठीक है। तो हमारे अर्थ में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना, हर जगह आप देखोगे लोग अलग हैं, एनवायरनमेंट अलग है, क्लाइमेट अलग है। तो इस डाइवर्सिटी के बारे में भी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है। तो हम लोग कॉजेस समझेंगे। कॉजेस मतलब क्या कारण है जिसके वजह से अर्थ के अलग अलग एरियाज में हमें अलग अलग चीजें, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा ज्योग्राफी के साथ आप हमारे अर्थ को विजुअलाइज कर पाओगे। जब आप ज्योग्राफी दिल से पढ़ते हो ना, तो अर्थ में जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको दिखने लगते हैं, आप उसे विजुअलाइज करने लगोगे, आप मैप्स को समझने लगोगे, ग्लोब्स को समझने लगोगे। तो इस
मैटर में भी ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप अलग अलग स्किल्स के बारे में, अलग अलग साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में सीखोगे जिसके थ्रू हम अर्थ को समझ सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे जीपीएस आ गया है, ठीक है, और जीआईएस भी एक सिस्टम होता है। तो जीआईएस बेसिकली ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिससे हम अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग सिस्टम, जीआईएस, जीपीएस, मैप्स, ये सब भी आप लोग ज्योग्राफी में समझोगे, ठीक है। तो यहां तक मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि ज्योग्राफी में तुम्हें क्या क्या सीखने को मिलेगा, पर क्योंकि ये हमारा पहला चैप्टर है तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एंड हम सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि यार ज्योग्राफी होता क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, ये समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि अर्थ हमारा होम है, अर्थ हमारा घर है, ये प्लैनेट अपना घर है ना। और आप देखोगे ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स, अलग अलग स्पीशीज के लिए अर्थ एक घर है, एक हैबिटेट है। एंड अब इस अर्थ में क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है ना। कहीं पे कुछ क्लाइमेट, कहीं पे दूसरा क्लाइमेट, तो ऐसे कहीं पे कुछ प्लांट्स, कहीं पे दूसरे प्लांट्स, ऐसे बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कहीं पे आप देखोगे कहीं पे बहुत ज्यादा माउंटेन्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे वैलीज है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे ओशंस हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम थोड़े ह्यूमन मेड वेरिएशंस की बात करें तो कहीं पे विलेजेस हैं, कहीं पे सिटीज हैं, कहीं पे रोड्स हैं, रेलवेज हैं। तो पूरे अर्थ में वेरिएशन, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इस डाइवर्सिटी को देखकर ना हमें एक चीज समझ आती है कि अर्थ में नेचुरल चीजें हैं जैसे कि माउंटेन, हिल्स, ओशन, और अर्थ में ह्यूमंस भी हैं, है ना। और क्या चल रहा है, नेचर और ह्यूमंस के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। नेचर और ह्यूमन के बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी है, एक रिलेशन है, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नेचर, आप लोगों ने कभी देखा है जब लोग स्टेज पे डांस करते हैं या कहीं पर भी डांस करते हैं तो एक स्टेज होता है या जमीन होती है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि नेचर हमारे लिए वो स्टेज है जिसके ऊपर इंटरैक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इंसान बनाने की कोशिश करी है यार, अभी इस अजीब ड्राइंग से समझ लो, आगे मैंने बहुत कूल सा एक जीआईएफ भी डाला, ठीक है। तो नेचर और ह्यूमंस के बीच में एक रिलेशन है। आप ऐसे समझ सकते हो कि नेचर हमारे लिए एक स्टेज है जिसके ऊपर हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचर हमारे लिए एक बेस है, ठीक है। चलो, तो मेरे क्लास में आए हो तो एनिमे का जिक्र तो होगा ही होगा। तो ये नारुतो है, नारुतो को तो जानते हो ना यार तुम, ठीक है। मुझे ऐसे सास्के, गारा ये सब नाचते हुए नहीं दिखे, नारुतो का मिल गया तो मैंने डाल दिया, ठीक है। तो हम लोग इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, हमारे एक्शंस ऊपर चलते रहते हैं, और नेचर हमारे लिए एक स्टेज है, एक बेस है जिसके ऊपर हमारा डांस, ड्रामा, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो बेसिकली आपको इस एग्जाम्पल से ये समझाया जा रहा है कि ह्यूमंस और नेचर, ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेचर के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते और नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बींग्स और बाकी एनिमल्स और प्लांट्स। चलो, तो वापस आ जाते हैं अपने उसी क्वेश्चन में कि ज्योग्राफी आखिर होता क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ज्योग्राफी क्या है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमें अर्थ का डिस्क्रिप्शन पढ़ने को मिलता है, जहां पे हम अर्थ के बारे में समझते हैं। और ये जो शब्द है ज्योग्राफी, इस शब्द की शुरुआत कहां से हुई, तो एरास्टोथनीस थे, ये ग्रीक स्कॉलर थे, इन्होंने ये वर्ड निकाला था ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी वर्ड को भी मतलब तोड़कर समझते हैं, क्या मतलब है इसका। ज्योग्राफी में जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो जियो और ग्राफोस, ये जो शब्द हैं, इन दो ग्रीक शब्द को जोड़कर हमने एक शब्द बनाया ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का क्या मतलब है, अर्थ और डिस्क्रिप्शन। मतलब ज्योग्राफी क्या हो गया, एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे हम अर्थ का डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। अब अर्थ में ही हम लोग भी रहते हैं, है ना, अर्थ हमारा भी घर है। तो हम अर्थ को इस नजरिए से भी पढ़ते हैं कि अर्थ में ह्यूमंस रहते हैं। तो ज्योग्राफी में ऐसा नहीं करना सिर्फ अर्थ अर्थ पढ़ के छोड़ दिया, ज्योग्राफी में हम ह्यूमन एस्पेक्ट को भी पढ़ते हैं।
ठीक है, तो यही आपको समझाया जा रहा है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम ज्योग्राफी में अर्थ को इस तरीके से समझते हैं कि अर्थ तो ह्यूमंस का घर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहे हैं कि रियलिटी में ना मल्टी डायमेंशंस होते हैं, मतलब किसी भी चीज को आप सिर्फ एक नजरिए से नहीं समझ सकते, आपको मल्टीपल परसेप्शंस, मल्टीपल डायमेंशन से एक चीज को समझना होगा। एंड ज्योग्राफी के साथ भी सेम है, आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते। ज्योग्राफी में बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, जैसे ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, बहुत सारे सब फील्ड्स हैं। ठीक है, एंड इन सारे सब फील्ड्स के हेल्प के थ्रू हम लोग ज्योग्राफी को समझते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है बाकी सारे सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है ज्योग्राफी, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कुछ कुछ मामलों में ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक लिंक है। ठीक है, तो ऐसे ओवरऑल कहा जाता है कि हमारे एसएसटी में जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, उनमें से ज्योग्राफी सबसे साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के कंपैरिजन में ज्योग्राफी में ज्यादा साइंस लगता है। तो साइंस में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं, और सेम चीज हम ज्योग्राफी में भी करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, अर्थ की रियलिटी, ह्यूमंस की रियलिटी, नेचर की रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ज्योग्राफी में जो अलग हैं और किसी सब्जेक्ट में नहीं है, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं ज्योग्राफी में जो सेम है बाकी सब्जेक्ट्स जैसी, कि हम रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एरियल डिफरेंशिएशन समझना। एरियल डिफरेंशिएशन मतलब मान लो ये कोई एक बहुत बड़ा स्पेस है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी सी, चलो मान लो ये कोई कंट्री है, तो इस कंट्री में यहाँ का एरिया अलग होगा, यहाँ का एरिया अलग होगा, यहाँ पे क्लाइमेट अलग होगा, यहाँ पे प्लांट्स अलग होंगे। तो इन सारे एरियाज में जो डिफरेंस है, इन डिफरेंस को समझना ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हम ज्योग्राफी में ये भी समझते हैं कि क्या कारण है जिसके वजह से ये वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा कि ये कोई कंट्री है और इस कंट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग फिनोमिना है, यहाँ पे अलग क्लाइमेट, यहाँ पे अलग क्लाइमेट, यहाँ पे अलग क्लाइमेट। तो ज्योग्राफी में हम ये भी समझेंगे कि यार क्या रीजन है जिसके वजह से अलग अलग एरियाज में हमें अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न्स को समझें तो आपने नोटिस करा होगा अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न होता है ना। केरला में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं जरूरी नहीं है वही क्रॉप्स हम हरियाणा में ग्रो करें, हरियाणा और केरला के क्रॉपिंग पैटर्न्स बहुत डिफरेंस है। तो अब ये डिफरेंस आता कहाँ से है, ठीक है, ऐसा क्यों है कि केरला और हरियाणा के क्रॉपिंग पैटर्न में इतना डिफरेंस है। तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके, यहाँ की सॉइल अलग है, इन दोनों एरियाज के क्लाइमेट अलग है, इन दोनों एरियाज में कल्चरली डिमांड अलग है, फार्मर्स के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो जमीन है, इन सब में फर्क है। तो हम ज्योग्राफी में रीजन भी ढूंढते हैं कि ये सारे वेरिएशंस आ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, we find out the relationship between any two phenomena and between more than one phenomena। ठीक है, हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं कि अलग अलग फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे हैं, क्लाइमेट, सॉइल, मार्केट की डिमांड, ये सब क्रॉपिंग पैटर्न्स के साथ कनेक्टेड कैसे हैं, इनका रिलेशनशिप क्या है, ये हम ज्योग्राफी में समझते हैं। ठीक है, ये वो ज्योग्राफी वाला रिलेशनशिप कि सॉइल, क्लाइमेट, डिमांड ये सब आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, ये हम ज्योग्राफी में समझते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ज्योग्राफी में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी समझते हैं। कॉज एंड इफेक्ट मतलब, कॉज का मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है, इफेक्ट का मतलब इसका कंक्लूजन क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। तो कॉज और इफेक्ट के बीच में जो रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको समझाया, ज्योग्राफी में हम लोग ह्यूमंस और नेचर के बीच के रिलेशन को भी समझते हैं। अब आपको ये चीज समझनी है कि ज्योग्राफी में ना ये सारी चीजें स्टैटिक नहीं होती, ज्योग्राफी बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। स्टैटिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बदले ही ना, है ना।
डायनेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बदलती रहे टाइम के साथ। तो ज्योग्राफी स्टैटिक नहीं है, ज्योग्राफी डायनेमिक है, ज्योग्राफी टाइम के साथ बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ तो टाइम के साथ बदल ही रहा है ना। साथ ही साथ हम ह्यूमंस भी टाइम के साथ बदल रहे हैं, है ना। बहुत साल पहले हम लोग ऐसे थोड़ी रहते थे। तो क्योंकि ह्यूमंस भी टाइम के साथ बदल रहे हैं, अर्थ भी टाइम के साथ बदल रहा है, तो ज्योग्राफी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा डायनामिक है और टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा रखा है कि बहुत साल पहले जब प्रिमिटिव ह्यूमंस रहते थे तो उनके हाथ में टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं थी। ये लोग क्या करते थे, ये लोग नेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट थे। ठीक है, नेचर को बहुत ज्यादा वर्शिप करते थे, डायरेक्टली नेचर की सारी बात मानते थे। ठीक है, फिर टाइम के साथ क्या होने लगा, टाइम के साथ हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला और हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने लगा। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि ह्यूमंस नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारे लाइफ में भी नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ह्यूमंस के वजह से नेचर बदलता है, जब हम टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो नेचर बदल जाता है ना। और नेचर के वजह से हम लोग भी बदलते हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्लाइमेट्स हैं तो लोग अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं। नेचर का असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आपको यही सारी चीजें बताई जा रही हैं कि आज के टाइम पे हमारे हाथ में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके वजह से हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने मर्जी से चेंज कर लेते हैं। हम लोग ये भी करते हैं कि हम नेचर से रिसोर्सेज उठाते हैं और उसके बाद उन रिसोर्सेज को यूज करके नेचर को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनिंग करते हैं, मिनरल्स वगैरह निकालते हैं जमीन में से, फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं मिनरल्स को यूज करके कोई टेक्नोलॉजी बना के नेचर को इंपैक्ट कर देते हैं, इंडस्ट्री बना देते हैं, पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दे रखा है एंड इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि नेचर और ह्यूमंस के बीच का रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो ये पोयम यहाँ पे ये थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है, इसे देखते हैं। You created the soil, I created the cup। तो नेचर से बात हो रही है कि नेचर ने मिट्टी बनाई और हमने उस मिट्टी को यूज करके कप बना लिया। जैसे पॉटरी वगैरह में करते हैं ना, मिट्टी को यूज करके, क्ले को यूज करके कुछ बना देते हैं। तो वही कह रहे हैं, नेचर ने सॉइल बनाया, हमने सॉइल यूज करके कप बना दिया। और क्या कह रहे हैं, नेचर ने नाइट को बनाया। ठीक है, अंधेरा, रात नेचर के वजह से होता है, तो हमने क्या करा, हमने लैंप बना दिए। हमें पता चला कि बाहर अंधेरा होता है तो हमने लैंप को इन्वेंट कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेचर ने वाइल्डरनेस बनाया, नेचर ने इतने सारे प्यारे प्यारे एनिमल्स को बनाया। ठीक है, इतने सारे डेजर्ट्स को बनाया, माउंटेन्स को बनाया। हमने क्या करा, हमें जहां पे मन करता है हम वहां पे गार्डन्स लगा देते हैं। ठीक है, अगर हमें लगता है कि आसपास थोड़ी और हमें ब्यूटी चाहिए तो हम जहां मन करता है वहां फ्लावर बेड लगा देते हैं। तो इस डायलॉग से, इस पोएम से आपको थोड़ा समझा रहे हैं कि नेचर और ह्यूमंस के बीच का रिलेशन कैसा है। इतना ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट करा। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन डेवलप हुआ हमने अलग अलग जगह लिंक्स यानी मतलब रूट्स, नोड्स, ठीक है, लिंक्स, नोड्स ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ट्रांसपोर्टेशन को हमने और बेटर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ज्योग्राफी में ना हम एक और चीज समझते हैं, हम स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं और हम स्पेशियल इंटीग्रेशन के बारे में भी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब होता क्या है ये, ठीक है, घबराना नहीं, अभी समझाती हूं मैं। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक स्पेस ऑर्गेनाइज्ड कैसे है। ठीक है, मतलब मान लो ये कोई जगह है तो इस जगह का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रखा है, कहाँ पे कितनी रोड्स हैं, कहाँ पे विलेज है, कहाँ पे सिटी है, ये सब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम स्पेशियल इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं। स्पेशियल इंटीग्रेशन मतलब अलग अलग जगह आपस में लिंक्ड कैसे हैं, कनेक्टेड कैसे हैं, विलेजेस और सिटी में आपस में लिंक क्या है, अलग अलग विलेजेस का आपस में कनेक्शन क्या है, ये इंटीग्रेशन भी हम लोग ज्योग्राफी में इन डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक कूल है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ताकि आपको ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो यहां तक
बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक सबको कूल है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड विद 3 सेट ऑफ क्वेश्चन। कह रहे हैं कि हमारा ये जो प्यारा सा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो क्या है, ये है व्हाट। तो जब हम कुछ देखते हैं अपने एनवायरमेंट में, ठीक है, कुछ अलग देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में आता है वो है व्हाट, मतलब ये क्या है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम ये समझने की कोशिश करते हैं, अर्थ में अलग अलग चीजों को देखकर हम सोचते हैं कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये पहला क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी में होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है ज्योग्राफी का, वेयर। वेयर मतलब कहाँ। अब हमने ये तो पढ़ा कि अर्थ में अलग अलग एरियाज में अलग अलग वेरिएशन होता है, कहीं पे अलग क्लाइमेट है, कहीं पे कुछ है। रिसोर्सेज भी अर्थ में अलग अलग होते हैं, कहीं पे ज्यादा रिसोर्सेज, कहीं पे कम रिसोर्सेज। तो ज्योग्राफी में हम ये भी सोचते हैं वेयर की चीजें हमें कहाँ मिलेंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था व्हाट मतलब क्या, सेकेंड क्वेश्चन है वेयर, वेयर मतलब कहाँ, और इसके अलावा ना एक तीसरा क्वेश्चन भी है, और ये तीसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी को बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट बना देता है। ये तीसरा क्वेश्चन है व्हाई। व्हाई का क्या मतलब होता है, व्हाई का मतलब है क्यों, कि ये एनवायरमेंट में हो क्यों रहा है। तो जैसे साइंस में हम हर एक चीज के पीछे का रीजन ढूंढते हैं ना, कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये एनिमल ऐसा क्यों कर रहा है, ये प्लांट ऐसा क्यों है। तो ज्योग्राफी भी ऐसी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में हर एक चीज के पीछे हम व्हाई लगाते हैं, कि अगर यहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है। तो ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन है, व्हाट, वेयर, व्हाई। ठीक है, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, और व्हाई मतलब क्यों, ये सब हो क्यों रहा है। तो ज्योग्राफी डील्स विद 3 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस याद रहेंगे ना। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ज्योग्राफी में ना हम पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, हम लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ पे क्या ज्यादा है, ये पढ़ना। ठीक है, लोकेशन के ऊपर हम लोग बहुत कंसंट्रेट करते हैं कि कौन से लोकेशन में क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो ज्योग्राफी में हम एक्सप्लेनेशन भी ढूंढते हैं। एक्सप्लेनेशन मतलब ऐसा क्यों कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ऐसा क्यों कि यहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा हैं। तो हम इन पैटर्न्स के पीछे का एक्सप्लेनेशन भी ढूंढते हैं। एंड फिर यहाँ पर वो चीज रिपीट हो रही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, कि ज्योग्राफी में हम ह्यूमन बीइंग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी नेचर, माउंटेन्स, ओशंस, ये सब। तो ज्योग्राफी में हम ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के बीच का रिलेशन समझते हैं, पर ये रिलेशन बहुत डायनामिक है। डायनामिक मतलब ये रिलेशन टाइम के साथ चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि नेचर तो चेंज हो ही रहा है, नेचर के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट तो चेंज हो ही रहा है, नेचर के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, ये 3 क्वेश्चंस थे जिनको हमने कवर कर लिया है। आई होप यहाँ तक सबको कूल है, चिल है। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ठीक है, क्या मतलब है इस टॉपिक का। इस टॉपिक में बेसिकली आपको समझाया जाएगा कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये बाकी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है, बहुत वेल कनेक्टेड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक प्रॉपर डायग्राम भी दिखाऊंगी, आपके बुक्स में भी है वो डायग्राम, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगेन आपको बताया जा रहा है आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है ना। आज के टाइम पे वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, है ना। हम बहुत आसानी से किसी भी कंट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑडियो विजुअल मीडिया, ये सब बहुत बढ़ चुका है ना। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आप लोग बहुत इजीली यूट्यूब से फ्री तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बहुत साल पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो हमारे लिए आसान हो गया है नेचर के अलग अलग फिनोमिनास को देखना। ठीक है, अब नेचर टेक्नोलॉजी बढ़ गया है तो ज्योग्राफी में भी हमारे लिए आसान हो गया है अलग अलग प्रोसेसेस को समझना। ठीक है,
अब ज्योग्राफी में हम कर क्या रहे हैं, हम रियलिटी को समझ रहे हैं, अर्थ को समझ रहे हैं। अब रियलिटी को समझना, साइंस में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स यही कर रहे हैं, वो रियलिटी को समझ रहे हैं, है ना। तो साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारे सब्जेक्ट्स का एम क्या है कि हमें रियलिटी को समझना। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड कैसे हैं। यहाँ पर आपको बता रखा है कि ज्योग्राफी हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो, है ना, तो हिस्ट्री में भी तो आपको अलग अलग कंट्रीज की ज्योग्राफी के बारे में बताया जाता है कि इस कंट्री के आसपास माउंटेन्स थे, इस कंट्री के आसपास रिवर्स थे, है ना। तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं। क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि हिस्ट्री में जो अलग अलग जगहें हैं वहां पर ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी ना डिफेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर एक कंट्री, मान लो उसके आसपास माउंटेन्स हैं, तो वो कंट्री का डिफेंस बढ़ जाएगा। अगर एक कंट्री है जिसके आसपास बहुत सारी नदियां हैं, ओशन है, तो उस कंट्री के लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगा। एंड ये सारी चीजें तो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, ट्रेड, वॉर, ये सारी चीजें। तो इसीलिए ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ भी कनेक्टेड है। अगर हम इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लें, तो हमारे इंडिया में क्या है, नॉर्थ की तरफ हिमालय है जो हमारे लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। एट द सेम टाइम इन माउंटेन्स के एंड में पासेस होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, लोग माइग्रेट करके हमारे इंडिया में आ जाते हैं। इसके अलावा आपको बता रखा है कि हमारे पास बहुत बढ़िया सी कोस्ट है, जिसकी वजह से हम एशिया के अलग अलग हिस्सों के साथ, अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों के साथ ट्रेड कर पा रहे हैं या कनेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत टाइम पहले जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स अलग अलग कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, इन्हीं ओशन रूट्स को यूज करके अलग अलग कंट्रीज को ढूंढा एंड उनके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट करा। तो ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू आप हिस्ट्री को भी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी की हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो उस पर्सन को ज्योग्राफी बाय डिफॉल्ट, उस पर्सन की ज्योग्राफी भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि ज्योग्राफी में ना टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। तो आप किसी भी एरिया को टाइम के कंटेक्स्ट में भी समझ सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो दो जगह है ए और बी, ठीक है, और ए और बी इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 1500 किलोमीटर। अब इसी फैक्ट को आप टाइम के कंटेक्स्ट में भी समझ सकते हो। अगर ए और बी 1500 किलोमीटर दूर है, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ ना कि ए और बी 2 घंटा दूर है अगर आप प्लेन से ट्रैवल करो, या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि ए और बी 17 आवर्स दूर हैं अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करो। तो ज्योग्राफी में टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अक्सर क्या होता है, टाइम को हम फोर्थ डायमेंशन कहते हैं जब हम ऐसे स्पेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। बाकी 3 डायमेंशन क्या होता है, जैसे हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट बोलते हैं ना, और डिस्टेंस को भी हम देखते हैं। तो ऐसे ही इसके साथ साथ फोर्थ डायमेंशन हमारा क्या होता है, टाइम। तो टाइम भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ठीक है। टाइम के बिना आप ज्योग्राफी को नहीं समझ पाओगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस डायग्राम पर आ जाओ सब लोग। अब आई एम नॉट श्योर आप लोगों को ये डायग्राम नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे पैनिक मत करना, आपके ज्योग्राफी बुक का ही डायग्राम है, पर ये डायग्राम इतना बड़ा है कि ये प्रॉपरली एकदम HD क्वालिटी में मेरे स्क्रीन पे फिट नहीं हुआ। तो बेसिकली इस डायग्राम में आपको ये बता रखा है कि ज्योग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड कैसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ जाओ, बॉटनी एक सब्जेक्ट होता है साइंस में, ठीक है। ज्योग्राफी बॉटनी के साथ कैसे कनेक्टेड है उसी के नीचे लिखा है। फाइटो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें बॉटनी और ज्योग्राफी के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है जूलॉजी। तो ज्योग्राफी जूलॉजी के साथ कैसे कनेक्टेड है, एक सब्जेक्ट होता है जू ज्योग्राफी। एक सब्जेक्ट होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी के साथ ज्योग्राफी कैसे कनेक्टेड है, ह्यूमन इकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। तो आप सिमिलरली इन सारे सब्जेक्ट्स को देखना एंड नीचे नीचे देखना ज्योग्राफी में ये सब्जेक्ट्स कहाँ पढ़ते हैं, आपको नीचे वो टर्म्स दे रखे। तो बेसिकली इस डायग्राम से आपको ये बताया जा रहा है कि ज्योग्राफी में बहुत सारे फील्ड्स हैं। ओके, आप में से बहुत सारे बच्चे आगे जाकर ज्योग्राफी में हो सकता है करियर बनाए। तो ये डायग्राम आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ज्योग्राफी में
क्या क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अलग अलग सेगमेंट होते हैं, उन सेगमेंट को आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। तो ज्योग्राफी को पढ़ने का ना दो अप्रोच है, ठीक है। ज्योग्राफी को समझने के दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच का नाम है सिस्टमिक अप्रोच, जो दूसरा अप्रोच है उसका नाम है रीजनल अप्रोच। अब ये होता क्या है सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच, ये समझते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टमैटिक अप्रोच है, ये अप्रोच किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो एक जर्मन ज्योग्राफर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस करा था। सिस्टमैटिक अप्रोच के अलावा एक और अप्रोच होता है जिसे हम कहते हैं रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच को किसने इंट्रोड्यूस करा था? कार्ल रिटर ने, ठीक है। ये भी एक जर्मन ज्योग्राफर थे एंड अलेक्जेंडर के टाइम पर ही थे ये ज्योग्राफर भी। ये एक दूसरा अप्रोच लेकर आए थे जिसे हम कहते हैं रीजनल अप्रोच। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं यार कि रीजनल अप्रोच कौन लेकर आया, ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, तो याद रखना कार्ल रिटर लेकर आए थे, ठीक है। अब होता क्या है सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच में, ये समझते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, अर्थ को एज अ होल पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब बड़े लेवल पर स्टडी करते हैं एंड फिर हम उसे नैरो डाउन करते हैं। पहले पूरे अर्थ को समझा एंड फिर ये समझा कि अच्छा अर्थ में यहाँ पर क्लाइमेट अलग है, यहाँ पर क्लाइमेट अलग है, यहाँ पर क्लाइमेट अलग है। तो इसे हम सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं। एज अ होल अर्थ को समझना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना, तो आपने क्या करा, पूरे अर्थ के फॉरेस्ट को पढ़ लिया एंड उसके बाद आपने नैरो डाउन करना स्टार्ट करा कि अच्छा यहां पर अलग फॉरेस्ट है, वहां पर अलग फॉरेस्ट है। इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। रीजनल अप्रोच क्या होता है? रीजनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, अगर ये हमारा अर्थ है पूरा, ठीक है, तो हमें पता है कि पूरा अर्थ बना कैसे, अलग अलग रीजन्स को जोड़ोगे तब जाके पूरा अर्थ बनेगा। तो हमने क्या करा, पूरे अर्थ को साथ में नहीं पढ़ा, हमने छोटे छोटे रीजन्स को उठा लिया एंड इन रीजन्स को एक एक करके हमने पढ़ना स्टार्ट करा। इसे हम रीजनल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा स्कूल के लैंग्वेज में समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मुझे आपके स्कूल के बारे में जानना है तो मेरे पास 2 अप्रोच होगी। एक तो क्या होगा कि मैं पूरे स्कूल के बारे में ही पढ़ लूं और उसके बाद फिर नैरो डाउन करूं कि अच्छा यहाँ इस स्कूल में इस क्लास के बच्चे थोड़े वैसे हैं, उस क्लास के बच्चे थोड़े ऐसे हैं। तो ये तो सिस्टमैटिक अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच क्या होगा, रीजनल अप्रोच, कि मैं पूरे स्कूल को साथ में ना उठाऊं, मैं एक एक करके हर एक क्लास के बारे में पढ़ूं कि क्लास 1 के बच्चे ऐसे हैं, फिर मैं क्लास 2 में जाऊं। तो ये रीजनल अप्रोच हो गया। तो ऐसे ज्योग्राफी में 2 अप्रोच होते हैं, सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच, ठीक है। तो इस चीज को ना वैसे हम ड्यूअलिज्म कहते हैं। ड्यूअलिज्म मतलब द्वैतवाद। आप लोग क्लास 12th में भी ये पढ़ोगे कि ज्योग्राफी में ना ड्यूअलिज्म बहुत है, मतलब एक चीज को समझने के 2 नजरिए बहुत हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ज्योग्राफी को पढ़ने के 2 तरीके हैं, सिस्टमैटिक और रीजनल। तो ऐसे ज्योग्राफी में हर एक चीज में ड्यूअलिज्म बहुत होता है। जैसे ज्योग्राफी के मेनली 2 हिस्से होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में तुम लोग नेचर के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब। ह्यूमन ज्योग्राफी में तुम लोग क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तुम ज्योग्राफी को। तो ऐसे ड्यूअलिज्म बहुत ज्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा हमारे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको समझाया जा रहा है कि स्टार्टिंग में तो ज्योग्राफी में क्या था, लोग फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। माउंटेन, रिवर्स, ओशन, प्लेट्यूज, इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। टाइम के साथ हमें रियलाइज हुआ कि नहीं यार, नेचर में ह्यूमंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ह्यूमन एक्टिविटीज को भी समझना होगा ज्योग्राफी के नजरिए से। एंड फिर टाइम के साथ साथ ज्योग्राफी का एक और सेगमेंट बना जिसे हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी आपका इन डिटेल क्लास 12th में आएगा। क्लास 12th में पूरी एक बुक आ जाएगी आपकी जिसमें आप सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे। क्लास 11th में अभी आप फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। तो अभी हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी को पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक है सिस्टमैटिक अप्रोच और एक है रीजनल अप्रोच।
तो सिस्टमैटिक अप्रोच को अगर हम माने तो सिस्टमैटिक अप्रोच में ज्योग्राफी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। वो कौन कौन से ब्रांचेस हैं एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रांचेस कौन कौन से हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का पहला ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी। अब ध्यान से सुनते जाना, अभी हम थियोरी पढ़ रहे हैं, यही सेम चीज तुम्हें बुक में एक बड़े से डायग्राम में दे रखी है। बच्चे उन डायग्राम्स को देखकर घबरा जाते हैं, पर कुछ नहीं है उस डायग्राम में। उसी डायग्राम को अभी हम समझ रहे हैं और फिर जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं एंड में आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का पहला ब्रांच जो है उसे हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, अर्थ के अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब टाइम के साथ चेंज कैसे हुए, ये सब जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है। एक और ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी का जिसे हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, और जैसा आपको नाम से लग रहा है इस सब्जेक्ट में हम अलग अलग एरियाज के वेदर और क्लाइमेट के बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में अर्थ में जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको इन डिटेल पढ़ा जाता है, जैसे कि ओशन, लेक, रिवर्स, ये सारी चीजें। एक और ब्रांच है सॉइल ज्योग्राफी। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें हम अलग अलग एरियाज में सॉइल कैसे अलग है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे अलग है, ये सारी चीजें, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूजेस क्या क्या है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रांचेस थे। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी के ब्रांचेस को देखते हैं, ठीक है। एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है। तो जब आप एक सोसाइटी के कल्चर को इन डिटेल में समझो ज्योग्राफी के नजरिए से, तो हम उसे सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। रूरल एंड अर्बन, मतलब गांव में भी और शहरों में भी जब आप पॉपुलेशन को स्टडी करो कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पे लोगों का माइग्रेशन ज्यादा है, वहां का सेक्स रेशियो कैसा है, जब आप ये सब पढ़ते हो तो ये पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जैसा नाम से लग रहा है, इसमें हम लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ज्योग्राफी को समझते हो, ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ज्योग्राफी को समझते हो कि टाइम के साथ अलग अलग एरियाज कैसे चेंज हुए हैं, तो हम उसे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी भी बहुत इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस में आपको बहुत सिखाया जाता है ना कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन हैं, हमारी बाउंड्री कैसी है। इलेक्शन के टाइम पे आपको बताया जाता है कि कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। तो इन सारी चीजों को आप ज्योग्राफी के नजरिए से भी समझ सकते हो, तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, बायोज्योग्राफी। ओके, तो ज्योग्राफी का ही एक और सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं बायोज्योग्राफी। एंड बायो जहां पर शब्द लग जाता है ना, इस वर्ड का मतलब होता है लिविंग बींग्स। तो ज्योग्राफी का वो हिस्सा जिसमें हम ह्यूमंस के अलावा बाकी लिविंग बींग्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसे हम बायोज्योग्राफी कहते हैं। और बायोज्योग्राफी के भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं प्लांट ज्योग्राफी, जैसा नाम से लग रहा है, अलग अलग प्लांट्स के बारे में समझना, कौन से एरिया में कौन सा प्लांट दिखता है, पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट अलग अलग टाइप के क्यों हैं, ये सब समझना, ये प्लांट ज्योग्राफी में आ जाता है। नेक्स्ट है जू ज्योग्राफी, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स के बारे में समझना, ये जू ज्योग्राफी में आ जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी या इकोसिस्टम। तो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के हैबिटेट, हैबिटेट मतलब किसी एनिमल का घर या किसी प्लांट का भी हैबिटेट हो सकता है, तो हैबिटेट के बारे में समझना ये इकोलॉजी या इकोसिस्टम में आ जाता है। एक और ब्रांच है इसका जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आजकल बहुत मतलब फेमस सेगमेंट बन गया ज्योग्राफी का। तो आपको पता है कि आजकल के टाइम पे ह्यूमंस के वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में
इन डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिस्टमैटिक अप्रोच के जो ब्रांचेस हैं उनको पढ़ा है ना। अब हम क्या करेंगे, रीजनल अप्रोच के ब्रांचेस को पढ़ेंगे। बच्चे अक्सर इस टॉपिक को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, अभी तुम सुनोगे तो झट से समझ आ जाएगा। तो रीजनल अप्रोच में क्या है कि आप रीजन को भी अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप मैक्रो लेवल में पढ़ सकते हो, मीजो लेवल में पढ़ सकते हो, या माइक्रो लेवल में पढ़ सकते हो। मैक्रो लेवल होता है जब आप बहुत बड़े लेवल पे किसी रीजन को स्टडी करो। जैसे अर्थ में अगर मैं कहूं कि यार पहले सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तो कॉन्टिनेंट्स मतलब बहुत वास्ट स्केल पे मैं बात कर रही हूं, तो ये मैक्रो लेवल हो गया। पर ऐसे ही मैं माइक्रो लेवल पर भी स्टडी कर सकती हूँ। माइक्रो लेवल हो जाएगा अगर मैं कहूं कि हर एक गांव को देखते हैं या हर एक शहर को देखते हैं, तो ये बहुत छोटे लेवल पर हो गया, तो इसे हम कहेंगे माइक्रो लेवल। ठीक है, अब मैक्रो और माइक्रो के बीच का जो लेवल होता है उसे हम कहते हैं मीजो लेवल। मीजो लेवल मतलब मान लो मैंने कहा कि चलो यार अलग अलग कंट्रीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एक मिडिल रेंज होता है। तो ऐसे अलग अलग एरियाज में आप रीजनल स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, रीजनल अप्रोच में और क्या आ जाता है, रीजनल प्लानिंग। ठीक है, तो अलग अलग एरियाज, कंट्रीज, गांव, शहर, इन सब की प्लानिंग करना, ये भी रीजनल अप्रोच का ही एक ब्रांच है। रीजनल डेवलपमेंट, अलग अलग रीजन्स का डेवलपमेंट हम कैसे करें, जब हम डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं तो ये रीजनल डेवलपमेंट का पार्ट बन जाता है। तो ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। अब क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको ये टेबल भी समझ आ जाएगा झट से। देखो, रीजनल अप्रोच में ज्योग्राफी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं। एक है रीजनल स्टडीज, मतलब हम रीजन की स्टडी कैसे कर सकते हैं मैक्रो, मीजो और माइक्रो लेवल पे। फिर हम रीजन के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम रीजन के प्लानिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, कंट्री के प्लानिंग के बारे में या अर्बन प्लानिंग के बारे में। और एक और होता है रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस मतलब हम एक रीजन को एनालाइज कैसे करें, हम एक रीजन को समझे कैसे इन डिटेल। ठीक है, तो रीजनल एनालिसिस के बारे में थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में मेनली रीजनल एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं। अगर आप किसी एक रीजन को एनालाइज करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप फिलॉसफी लगाओ। ठीक है, आप अलग अलग प्रिंसिपल और थॉट्स लगाकर देखो। तो फिलॉसफी में ज्योग्राफी के दो ब्रांचेस आ जाते हैं। एक है ज्योग्राफिकल थॉट, एक है लैंड एंड ह्यूमन इंटरैक्शन या ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि रीजन को एनालाइज करने के लिए एक और तरीका होता है, और वो क्या है कि आप मेथड्स और टेक्निक्स लगाओ। अलग अलग मेथड्स और टेक्निक से भी आप रीजन को एनालाइज कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर कार्टोग्राफी करो, मतलब कंप्यूटर को यूज करके मैप्स बनाओ। ठीक है, अलग अलग एरिया का स्टैटिस्टिक्स निकालो, फील्ड सर्वे करो, फील्ड में जाकर उस एरिया में जाकर सर्वे करो। ठीक है, या फिर आप जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, इस टाइप के हाईटेक मेथड्स को भी आप यूज कर सकते हो ज्योग्राफी में अलग अलग रीजन्स को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना, अभी मैंने आपको जो भी तरीके बताएं ये तरीके स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब ये तरीके फिक्स्ड नहीं है। अभी आप ये पढ़ रहे हो सकता है 10 साल बाद जो क्लास 11th के बच्चे होंगे वो कुछ और तरीके पढ़ें, क्योंकि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो ये मेथड्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत साल पहले हम लोग हाथ से मैप बनाते थे, उस टाइम पर नहीं पढ़ाया जाता था कि जीपीएस जैसी कोई चीज होती है। तो टाइम के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, और जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो रीजन को एनालाइज करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा वो इस डायग्राम में है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच के हिसाब से ज्योग्राफी के अलग अलग ब्रांचेस, एक तो होता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने जो कुछ भी पढ़ा, हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने जो कुछ भी पढ़ा, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, आपको ये भी बता रखा है कि बायो ज्योग्राफी भी होता है। बायो ज्योग्राफी में हमने जो कुछ पढ़ा, प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि
ज्योग्राफी में हम फिलोसफी लगाते हैं, वो ज्योग्राफिकल थॉट हो सकता है या ह्यूमन इकोलॉजी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी को समझने के अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स हैं। वो सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। जीआईएस, जीपीएस, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मतलब मैप्स बनाना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में बता रखी है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, पहले बुक की थ्योरी को समझो, उसके बाद आप इन डायग्राम्स के ऊपर नजर डालना, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, चलो तो अब हम लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के, एंड टॉपिक का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो इस क्लास में 11th क्लास में आप फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा पढ़ोगे। तो इस टॉपिक में आपको समझाया जा रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में खास क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में आता है लिथोस्फेयर, मतलब जमीन का पूरा इलाका, अलग अलग लैंड फॉर्म, ड्रेनेज, ये सब। फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाता है एटमॉस्फेयर, मतलब एयर का सारा एलिमेंट। ठीक है, वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, विंड्स। हाइड्रोस्फेयर भी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। हाइड्रोस्फेयर मतलब सारे वाटर बॉडीज, ओशन, सी, लेक, ये सब। बायोस्फेयर, बायोस्फेयर मतलब अर्थ में जो लिविंग बीइंग्स हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब भी फिजिकल ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड ये सारी चीजें अर्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाया जा रहा है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग लैंडफॉर्म पढ़ते हैं। लैंडफॉर्म हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लैंडफॉर्म तो लिटरली वो बेस है जिसके ऊपर हम ह्यूमंस रहते हैं, है ना। तो आपका स्कूल, आपका ऑफिस, आपका घर, ये सब लैंडफॉर्म्स के ऊपर बना हुआ है। लैंडफॉर्म्स में अलग अलग जो प्लेन एरियाज होते हैं उसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। जो प्लेट्यूज होते हैं वहां पे फॉरेस्ट होते हैं और वहां से हमें मिनरल्स मिलते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे हम एनिमल्स को पैस्चर करने के लिए भेज देते हैं। वहां पे फॉरेस्ट होता है, वहां पे रिवर्स होते हैं जहां से हमें पानी मिलता है। माउंटेन्स टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा काम आता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट के बारे में आप इन डिटेल पढ़ोगे इस क्लास में। तो क्लाइमेट से क्या होता है, हमारे फूड हैबिट्स, हमारा क्लोथिंग का तरीका, सब कुछ, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, सब कुछ इंपैक्ट होता है क्लाइमेट से। ठीक है, क्लाइमेट से वेजिटेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर तक असर पड़ता है क्लाइमेट के वजह से। आजकल के टाइम पे क्या है, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, तो हम क्लाइमेट को फिर भी इजीली थोड़ा अडेप्ट कर पा रहे हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ठीक है, एक एरिया का टेम्परेचर, एक एरिया में बारिश कितनी हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि अगर मैं रेनफॉल की बात करूं तो मॉनसून तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून पर ही हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। ठीक है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर्स हैं वो फिर से रेजर्वोयर्स भर जाते हैं हमारे। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को अगर हमने एकदम खत्म कर रखा है तो बारिश से क्या होता है, वो अंडरग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे फिल होने लगता है। इसके अलावा अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो फिश और जो सी फूड होता है, फिश और सी फूड से भी हमें बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, आजकल के टाइम पे क्या होता है, ओशन के अगर आप नीचे जाओ तो वहां पे मैंगनीज के नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो मैंगनीज एक मिनरल होता है, वो मिनरल हमें ओशन के नीचे मिलता है। तो इंडिया ने तो वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है जिसके थ्रू हम ओशन के नीचे जाकर रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। तो ओशन भी, वाटर बॉडीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल की बात करें तो अगेन सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल का एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सॉइल के वजह से ही प्लांट्स, एनिमल्स और बहुत सारे अदर लिविंग बीइंग्स सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको समझाया जा रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ क्यों रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको समझाया गया है। नेक्स्ट हमारे बुक में एक छोटे से बॉक्स में बता रखा है व्हाट इज ज्योग्राफी। एंड इस बॉक्स में व्हाट इज ज्योग्राफी तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। इस बॉक्स में कुछ कुछ स्कॉलर्स ने डेफिनेशन क्या दी थी ज्योग्राफी की, वो आपको बता रखा है। तो रिचर्ड हार्टशॉन एक स्कॉलर थे,
उन्होंने ज्योग्राफी की क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने कहा Geography is concerned with the description and explanation of areal differentiation of Earth surface. Earth के surface में जो areal differentiation है, अलग अलग एरिया में differences जो हैं, उसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ऐसा रिचर्ड ने कहा। फिर हेटनर ने क्या कहा? इन्होंने भी एक सिमिलर सी चीज कही कि ज्योग्राफी स्टडीज डिफरेंस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के अलग अलग सरफेस पे जो अलग अलग फिनोमेना होते हैं, इनको समझना, उसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। तो ये अलग अलग लोगों ने ज्योग्राफी की कुछ डेफिनेशन दी है, वो आपको इस बॉक्स में बता रखा है। ठीक है, चलो अब मतलब चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो आपको एक कंक्लूजन दे रखा है यहाँ पर अगेन कि ह्यूमंस और नेचर हम लोग कनेक्टेड हैं, हमारा एक इंट्रिकेट रिलेशन है, बहुत क्लोजली हम लोग कनेक्टेड हैं। नेचर से हमारे ऊपर असर पड़ता है और हमारे एक्शन से नेचर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और आजकल के टाइम पे क्या है, हम लोग बिना सोचे समझे टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर रहे हैं जिसके वजह से हमारे नेचर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करें और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें। इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया है। तो कन्फेटी टाइम है, जो बच्चे नए हैं क्लास में, कन्फेटी टाइम में बेसिकली हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं कि यार चलो इतना बड़ा चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। तो गुड जॉब रॉक स्टार्स, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, पैट योर बैक। तुम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये चैप्टर सुना है। पर अभी भागो मत, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। एंड हमारे क्लास में बेसिकली ये रूल होता है कि चैप्टर के एंड में एक क्वेश्चन होता है और जो भी बच्चा फास्टेस्ट आंसर देगा इस क्वेश्चन का, वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जो बच्चा फास्टेस्ट आंसर देगा इस क्वेश्चन का, इस बच्चे के लिए नेक्स्ट क्लास में क्लैपिंग होगी। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड विथ ऑप्शन ए व्हाट, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी व्हाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। सुपर इजी क्वेश्चन है, जिसको भी आंसर पता है नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। तो ये तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप कभी मेरे लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं। इन फ्री लाइव क्लासेस का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब लोग ज्वाइन कर लेना। अब ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, फिनिश होने वाला है मतलब फिनिश हो गया ये चैप्टर, तो इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी, तो सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप ही लोगों की डिमांड में हम लोगों ने डेडिकेटेड बैचेस को ज्वाइन स्टार्ट करा है ह्यूमैनिटीज के लिए, तो ताकि आप लोग नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन कर पाओ। हम लोगों ने क्लास 11, 12 और CUET के बैचेस को स्टार्ट करा। तो अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, इन बैचेस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ, सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स के साथ। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, कोड है आपका अनुष्या। तो तुम्हारी दीदी का नाम चलता है यार अनअकैडमी में, तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड के साथ। चलो, तो आज के क्लास में बेसिकली मुझे इतना ही कराना था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने सारे ह्यूमैनिटीज क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। उन्हें बताओ कि अब सोशल स्कूल में ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।